Start with the physical verification of stock at construction projects, which contains steel, cement, sand, aggregate, mechanical and store items. So एक practical guide के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. So our training objectives will cover master verification techniques, gather the right supporting data, investigate and reconcile variances. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि what technique we are going to adopt, है ना, कि किस टेक्निक से हम लोग फिज़िकली स्टॉक को वेरीफाई करें जिससे कि सही काउंटिंग और सही मेज़रमेंट हो सके. देन उसके बाद करेक्ट डाटा क्या हम लोगों को गैदर करना है जिसके बेसिस पर हम हमेशा फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे. एंड थर्ड एंड द फाइनल इज़ कि जो भी वेरिएंसेस आएंगे उसको इन्वेस्टिगेशन और रिकंसाइल कैसे करना चाहिए. सो वेरिफिकेशन टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू अप्लाई कैटेगरी स्पेसिफिक फिजिकल चेक्स फॉर स्टील, सीमेंट, बल्क रॉ मटेरियल्स एंड मैकेनिकल स्टोर आइटम्स. हर किसी के लिए एक अलग मेथड है उसके फिज़िकल वेरिफिकेशन करने का, तो हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे. जब हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी नीड टू कंपाइल स्टॉक लेजर्स, है ना. हमारे पास होना चाहिए कि प्रेजेंटली स्टॉक लेज़र क्या है एज ऑन डेट. स्टॉक लेज़र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हमारा पूरा का पूरा फिज़िकल वेरिफिकेशन का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है. तो ये स्टॉक लेज़र को कंपाइल करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. देन पेंडिंग GRN यानी गुड रिसीट नोट्स, अगर कुछ पेंडिंग है तो वी नीड टू अरेंज दोज GRNs ऑल्सो and include those GRN in our stock ledgers. Pending issue slips also, अगर कोई इशू स्लिप पेंडिंग है, हमने मटेरियल इशू कर दिया है लेकिन वो अपडेट नहीं हुई है लेज़र में, तो उसका भी एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा. एंड कंजम्पशन नॉर्म्स बिफोर द काउंटिंग बिगिंस, तो ये चीज़ें हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए. काउंटिंग शुरू करने से पहले ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, कंजम्पशन किस हिसाब से हो रहा है, कोई पेंडिंग इशू स्लिप तो नहीं है, कोई पेंडिंग GRN तो नहीं है, और स्टॉक लेजर्स. देन उसके बाद बात करते हैं जब हम अपना एक्टिविटी कर लेते हैं, हमने डाटा गैदर कर लिया, हमने वेरिफिकेशन टेक्निक को एनालाइज कर लिया और वेरिफिकेशन कर लिया, देन उसके बाद बात करते हैं वेरिएंसेस की. या तो वेरिएंसेस आएंगे या नहीं आएंगे तो या तो फेवरेबल होंगे या एडवर्स होंगे. तो तीनों कंडीशन की हमें चीज़ें देखना है. देन उन डिफरेंसेस को ट्रेस करना है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स से वैलिडेट करना है. सोर्स डॉक्यूमेंट अगेन क्या होगा, आपका जो परचेज़, अगर जो रिसीट्स हैं उनके लिए परचेज इन्वॉइसेस हो गए, GRN हो गई, जो इशू हैं उनके लिए इशू स्लिप्स हो गई. एंड क्लासीफाई जेन्युइन वेरिएंसेस फ्रॉम टाइमिंग और रिकॉर्डिंग गैप्स. तो फिर अब वो हमें देखना है कि जो वेरिएंसेस आ रहे हैं अगर वो किसी डाटा के एंट्री की वजह से हैं तो वहाँ पर टाइमिंग गैप कितना है, और जो गैप है उसके अकॉर्डिंगली उसको कंक्लूड करने के बाद भी कोई गैप रहता है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है. तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पूरे सेशन का, इन तीनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना. Why physical verification matters? Book stock is only an entry until it is physically confirmed on site, right? तो बुक स्टॉक, आपको पता है कि किसी भी साइट पे एक स्टॉक लेजर मेंटेन होता है, वहाँ पर एक XYZ नंबर मेंशन होता है. तो जब तक उस स्टॉक का वैलिडेशन ना हो, जब तक उस स्टॉक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती. कोई भी आप एक्टिविटी ले लें, चाहे वो परचेज़ की एक्टिविटी है, चाहे वो इशू की एक्टिविटी है, चाहे वो मेटल रिकन्सिलेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, उसका जो बेसिस है या उसका जो एक मेन मेजर कंपोनेंट है वो फिज़िकल वेरिफिकेशन हो जाता है. ठीक है, आप कोई भी रिकन्सिलेशन कर लें, अगर फिज़िकली मेटल को वेरीफाई नहीं किया तो आपका जो रिकन्सिलेशन है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, या उसके जो रिज़ल्ट होंगे उसको हम क्रेडिबल रिज़ल्ट को उनको हम नहीं मान सकते, वो रिज़ल्ट आपका करेक्ट और एक्यूरेट है. तो क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले एसेट प्रोटेक्शन, क्योंकि फिज़िकली वेरिफिकेशन करने से ये कंफर्म हो जाता है कि जो रिकॉर्ड है बुक्स में वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है साइट पे या नहीं करता है. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्रॉड एंड पिलफरेज डिटेक्शन, सरफेसिस थेफ्ट, डाइवर्जन और अनऑथराइज यूज़ बिफोर इट कंपाउंड्स. ठीक है, अगर हम फिज़िकली वेरीफाई करते रहें एक सर्टेन टाइम लाइन पे, सर्टेन पीरियडिकली, तो उसके बेसिस पे हम थेफ्ट से मेटल को बचा सकते हैं. अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हमारा कोई मेटल का थेफ्ट हो रहा है या डाइवर्जन हो रहा है या उसका अनऑथराइज यूज़ हो रहा है यानी सब कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है, हमें पता ही नहीं है. तो वो हमारी बुक्स में तो मेटल दिखाता रहेगा लेकिन साइट पे तो एक्चुअल मटेरियल नहीं होगा. उसका पता कब चलेगा, एट लास्ट जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर आपको शॉर्टेज दिखेगी क्योंकि आपकी बुक्स में स्टॉक दिखा रहा होगा लेकिन जब इशू करना होगा तो साइट पर स्टॉक होगा ही नहीं आपके पास. तो वो चीज़ें ना हो इन फ्यूचर, तो इसके लिए टाइमली फिज़िकल वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हमारे रूटीन ऑडिट में भी
हमें हमेशा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए। अगर टाइम बाउंड मैनर में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट हमें मेजर आइटम का तो फिजिकल वेरिफिकेशन हमेशा करना ही चाहिए, जो कि आई बिलीव हम करते भी हैं। देन कॉस्ट कंट्रोल आइडेंटिफाइज एक्सेस वेस्टेज एंड कंजम्पशन बियॉन्ड अप्रूव्ड नॉर्म्स। तो जब तक आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कोई मेटल के वेस्टेज एक्सेस हुई है या कंजम्पशन उसका नॉर्मल अप्रूव नॉर्म से ऊपर बियॉन्ड हुआ है। तो ठीक है, वो आपको कॉस्ट कंट्रोलिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कॉस्ट कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। बुक्स की एक्यूरेसी, जब तक आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को वैलिडेट नहीं करेंगे ग्राउंड रियलिटी के साथ, जब तक आपका जो बुक्स हैं वो एक्यूरेट नहीं मान सकते, जो भी आपके फाइनेंशियल्स रेडी हो रहे हैं वहाँ पर आपका गैप रहेगा, मतलब वो अनआइडेंटिफिएबल रहेगा, है ना। कि ये जो स्टॉक के वैल्यूएशन कोई दिखा रहा है आपके बैलेंस शीट में, तो वो स्टॉक जब तक फिजिकली वेरीफाइड नहीं है, जब तक उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। देन कॉम्प्लायंस सपोर्ट बैक्स जीएसटी इंश्योरेंस एंड क्लाइंट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स विद वेरीफेबल एविडेंसेस। तो फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ स्टॉक अंडर रिव्यू। सो कितने टाइप की कैटेगरी होती है स्टॉक की, वो हम यहाँ पर ब्रॉडली हम आइटम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन इसके सब पार्ट में जब हम जाएंगे तो और बहुत सारे आपको आइटम रहेंगे। अगेन इसमें अगर हम और दूसरे आइटम्स की बात करें तो आरएमसी भी आपका आ गया, डब्ल्यूएमएम आपका आ गया, वो भी सब आइटम ही हमारे, ऑल्दो हम उनको स्टोर नहीं करके रख सकते, बट स्टिल दोज आर ऑल्सो आइटम्स। उसके अलावा अगर हम पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर पाइप्स भी हो जाएंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी हो जाएंगी। हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, टीएलडी की बात करें, तो वहाँ आपका अगेन जो गैल्वेनाइज स्टील या जो उनके पिलर रिलेटेड जो आइटम्स रहते हैं वो सारे आइटम ऐड हो जाएंगे, वायर्स ऐड हो जाएंगे। बट हम एक स्टैंडर्ड इन जनरल बात कर रहे हैं कि बेयर मिनिमम मेटल है, तो आपको हर टाइप के प्रोजेक्ट में मिलेगा ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर वो कंस्ट्रक्शन है तो स्टील हो गया। स्टील में वी ऑल नो कि टीएमटी बार्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल स्टील आ जाती हैं, उनको हम साइज़ के अकॉर्डिंगली वैलिडेट कर सकते हैं, ग्रेड के अकॉर्डिंगली वैलिडेट कर सकते हैं, बंडल काउंट कर सकते हैं और सैम्पल पेमेंट कर सकते हैं। देखो पूरी स्टील का पेमेंट करवाना पॉसिबल नहीं होता है ना इन जनरल। तो वहाँ पर हमें ये कर लेना चाहिए कि जो बंडल सबसे पहले देख लेना चाहिए, अगर बंडल स्टील है तो उसको कंसिडर कर लेना चाहिए, बंडल के अकॉर्डिंगली काउंट कर लेना चाहिए बंडल्स को। दैन उसके जो भी मेजरमेंट या कन्वर्जन क्राइटेरिया हैं उसके बेसिस पर उस स्टॉक को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सैम्पल पेमेंट आप ले सकते हो कि आप एक रॉड निकाल के या एक फुल लेंथ स्टील निकाल के उसका वेट करवा सकते हो कि जो एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स वेट आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन जनरल आपको मतलब कुछ जो सर्टेन एक्सेप्टेबल वेरिएंसेस हैं उसके अंडर में ही वो रहता है। सीमेंट की बात करें तो अगेन ये बैग्ड हो सकता है या बल्क सीमेंट हो सकता है। अगर बैग सीमेंट है तो डेफिनेटली काउंट के साथ हम उसको क्लोज कर सकते हैं। बल्क सीमेंट है तो जो आपका साइलो रहेगा उसके डिप लेवल के हिसाब से हम लोग उसकी मेजरमेंट करते हैं। सैंड एग्रीगेट या बल्क मेटल, अगर हम रॉ मेटल की बात करते हैं तो इसका स्टॉक पाइल वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट होता है। सबको पता है कि जो इसका स्टोरेज होता है, जो इसकी स्टॉकिंग होती है एक प्रॉपर तरीके से होती है, उस मैनर में ही उसकी स्टॉकिंग की जानी चाहिए। और उस यस ओके। सो रॉ मेटल की स्टॉकिंग उस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि हम टीएस यूज़ करके या अदर वॉल्यूमेट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम उसका मेज़रमेंट कर पाएँ। और इसको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है ट्रिप काउंट्स के हिसाब से। अगर इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, जो डंपर्स या ट्रक आते हैं उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, तो एक रैंडम बेसिस पर उनके बेसिस पर भी इसका इनवर्ड आउटपुट वैलिडेट किया जा सकता है। मैकेनिकल स्टोर आइटम्स की बात करें तो जिसके अंदर टूल्स, स्पेयर्स या कंज्यूमेबल्स आइटम हो गए, उनको फिजिकल टैगिंग के साथ, सीरियल नंबर के साथ और उनकी कंडीशन को भी चेक करना चाहिए कि वो किस कंडीशन में है। तो ये हमारी कैटेगरीज ऑफ स्टॉक हो गए। अगर हम मेजरली बात करते हैं तो हर किसी का अपना डिफरेंट तरीका है फिजिकली वेरीफाई करने का। प्री वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड डाटा गैदरिंग। देखो फिजिकल वेरिफिकेशन सेकेंडरी है। सबसे पहले अगर हमारे पास उसके रिगार्डिंग एक्यूरेट डाटा नहीं होगा ना तो फिर वी विल नॉट लैंड एनीवेयर। आप देखो ये उल्टा प्रोसेस कभी भी मत करना कि पहले चलो फिजिकल करके आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या आइटम है, देन उसके बाद स्टॉक से वैलिडेट करेंगे। उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा वीक अप्रोच है फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए एंड इनकरेक्ट अप्रोच है। क्योंकि जब तक मेरे हाथ में स्टॉक नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे 50 मैट्रिक टन स्टील का वेरिफिकेशन करना है या 500 मैट्रिक टन स्टील का वेरिफिकेशन करना है, जब तक आप फिजिकली वेरिफिकेशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपकी प्लानिंग, आपका जो प्रिपरेशन या आपका जो पूरा शेड्यूल वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने आइटम का वैलिडेशन करना है और उसकी क्वांटिटी क्या है।
अगर मुझे 50 मेट्रिक टन स्टील का वैलिडेशन करना है या 500 मेट्रिक टन स्टील का वैलिडेशन करना है, तो दोनों के लिए आपकी प्लानिंग अलग अलग रहेगी, टाइमलाइन दोनों के लिए अलग अलग रहेंगी। तो इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर फर्स्ट कि हम सबसे पहले डाटा को गैदर करें, है ना, कि जो पूरे स्टॉक लेजर है हम उसको लें, उसमें से हम मेटल्स को आइडेंटिफाई करें। डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू कवर 100% ऑफ आइटम इन द स्टॉक लेजर, तो बट यस जो ये मेजर आइटम है, जैसे स्टील को भी हम छोड़ नहीं सकते, सीमेंट नहीं छोड़ सकते, हम ये रॉ मेटल नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा जो बाकी आइटम है उनको हमें सेग्रीगेट करना होता है अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले स्टॉक लेजर होना चाहिए। तो सबसे पहली जो टॉप इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट हमारे लिए है वो है स्टॉक लेजर, ठीक है, बिन कार्ड या स्टॉक लेजर। सो बुक क्वांटिटी एज ऑन द वेरिफिकेशन डेट, कैटेगरी वाइज एंड लोकेशन वाइज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी प्रोजेक्ट पे हमने देखा कि उसके 3 सेपरेट स्टोर हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुक्स है, बुक्स में वो क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, या आपने पूरा स्टॉक एक ही बार में निकाल लिया, तो वहाँ पर आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन पे कितना स्टॉक है, जिससे कि आप अप्रोप्रिएटली जाके उसको वैलिडेट कर सको। क्योंकि अगर कोई इंटरसाइड मूवमेंट हुई है तो उसके लिए इंटरसाइड चलान या ट्रांसफ़र का रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लोकेशन वाइज करेक्ट स्टॉक लेज़र हमारे पास होना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड हो जाएगा पेंडिंग GRN रजिस्टर। तो अपने पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए उसी टाइम पर, उसी मोमेंट पे, कि सर ऐसा कितना मेटेरियल साइट पे आ गया है जिसकी अभी तक स्टॉक लेज़र में एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि वो क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर 10 बंडल स्टील के और दिख जाएँ, लेकिन वो अभी तक बुक्स में इसलिए ना चढ़े हों क्योंकि उनका कुछ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बाकी हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। सेम हो जाएगा पेंडिंग इशू स्लिप रजिस्टर। हो सकता है साइट पे किसी आपने मेटल किसी को इशू कर दिया हो, साइट पे स्टील पड़ी थी, वहाँ से सब कॉन्ट्रैक्टर ने यूज़ कर ली हो, अभी आपको उसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग करना बाकी है, तो वो आपको शॉर्टेज दिखेगा। तो क्यों ना हम पहले से ही वो डाटा गैदर कर लें कि भाई ये मेटल इशूड हो चुका है। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपकी बुक्स में दिखा रहे हैं 50 मेट्रिक टन का स्टील है, लेकिन साइट पे है ही नहीं, क्योंकि 50 मेट्रिक टन की इशू स्लिप आपके पास पड़ी हैं जो बुक होना बाकी हैं, ठीक है। तो उस ये सारा डाटा हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए। देन मटेरियल ट्रांसफ़र चलान्स, हो सकता है कोई मेटल आपने यहाँ से दूसरी साइड पर भेजा हो या दूसरी साइड से आपके पास आया हो, तो वो मूवमेंट के लिए हमारे पास वो चलान होने चाहिए, ठीक है। फिर हो गया फिफ्थ हमारा प्रीवियस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये हमें ज़रूर मांगनी चाहिए कि प्रीवियसली आपका कब वेरिफिकेशन हुआ है फिज़िकली स्टॉक का, और उस टाइम पर क्या वेरिएंसेस थे। तो वो जो वेरिएंसेस थे वो खाली वही वेरिएंसेस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि ठीक है, स्टॉक में जब आपने कुछ फिजिकली वेरीफाई किया तो कुछ स्टॉक आपका ख़राब हो गया था या चोरी हो गया था, कुछ भी हो गया था, यानी वहाँ पर कुछ वेरिएंसेस आपके आए थे, तो वही वेरिएंसेस आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे अनटिल अनलेस वो बुक्स में राइट ऑफ ना किए हों उन्होंने। तो बुक्स में राइट ऑफ हो गए तो आपकी बुक्स रिकनसेल कर जाएगी, आपको एंट्री में ही दिख जाएगा, वो आपको जो इशू स्लिप है वहाँ पर या कंजम्पशन में आपको दिख जाएगा कि वो मेटल अब बुक से निकल गया है। और लेट सपोज वो मेटल अगर बुक्स में एंटर नहीं हुआ है तो अभी भी वो आपका वेरिएंस खड़ा रहेगा, सेम वेरिएंस आपका खड़ा रहेगा, तो वो डाटा भी इसलिए हमें ले लेना है। देन कंजम्पशन नॉर्म्स और BOQ। तो फिर ये हमें एट लास्ट ये पता होना चाहिए कि जो ये मेटल जो थ्योरेटिकल कंज्यूम होता है उसके कंजम्पशन नॉर्म्स क्या हैं, है ना, कि अगर हम स्टील की बात करें तो पर स्क्वायर मीटर कितना कंज्यूम हो रहा है, सीमेंट की बात करें तो पर क्यूबिक मीटर कितना कंज्यूम हो रहा है। ऑल्दो ये फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जब वेरिएंसेस आपके आएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपके लिए मायने रखती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ थ्योरेटिकल कंजम्पशन पे जा रही है, तो लेट सपोज अगर हमारे पास हम RMC के लिए सीमेंट का कंजम्पशन हो रहा है साइलों से, तो RMC का जो थ्योरेटिकल कंजम्पशन है, सीमेंट का जो कंजम्पशन डल रहा होगा वो उसी हिसाब से डल रहा होगा। अगर मान लीजिए आप M30 प्रोड्यूस कर रहे हैं और लेट से उसमें 300 kg ऑफ सीमेंट जाता है, तो जितने भी M3 प्रोड्यूस किया होगा आपने M30 का, तो स्टोर उसका कंजम्पशन डाल रहा होगा इंटू 300 kg करके। अब लेकिन जब RMC प्लांट सीमेंट का इनपुट ले रहा होगा, जब कंज्यूम कर रहा होगा, तो वहाँ पर भी एक सर्टेन लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबल वेरिएंस रहेगा, है ना। 300 kg के बदले हो सकता है 299.5 kg ले रहा हो या 300.5 kg ले रहा हो, प्लस माइनस, मतलब एक एक्सेप्टेबल वेरिएंस तो हमेशा रहता है। तो वो डिफरेंस हमें पता रहना चाहिए, वो वेरिएंस हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में वहाँ पर आपको वेरिएंसेस शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्री वेरिफिकेशन प्रिपरेशन। तो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनी फिजिकल चेक मेक श्योर कि ये सब चीज़ें हमने इंश्योर कर ली हों। देन अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास वो सारा डाटा हमने गैदर कर लिया तो अब क्या मेथोडोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी है स्पेशली फॉर स्टील एंड सीमेंट। सो स्टील की बात करें तो सबसे पहले बहुत जनरल है, सेग्रीगेट बाय साइज़
डायमीटर एंड ग्रेड, काउंट बंडल्स एंड वेरीफाई टैग और मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाई वाइज अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर एक ही साथ मिक्स है तो वो आपका एक स्टैकिंग का आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि भाई प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर रखी आइटम की। ठीक है, और उस टाइम पे मेजरमेंट भी नहीं आप उसकी प्रॉपर से कर पाओगे। तो हमें उसको सेग्रीगेट करना है, उसके साइज़ और डाई वाइज लेंथ वाइज उसको सेग्रीगेट करना है डिफरेंटली, और उसके बाद उसका इनिशिएट करना है जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन हमने बात की थी कि बंडल हैं तो हम उनको काउंट कर लेंगे, सैम्पल बार का हम मेज़रमेंट ले लेंगे, और जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उनका हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। क्रॉस चेक थियोरेटिकल वेट, यानी जो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड, जैसे जो हम बंडल और स्टैंडर्ड वेट से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो उसको चेक करना है एक्चुअल वेमेंट फॉर अ सैम्पल। ठीक है, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका वेरिएंस आएगा ही नहीं कोई भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरीफाई साइड कट एंड स्क्रैप स्टील सेपरेटली, असेस वेस्टेज अगेंस्ट बीबीएस। तो ये जो बीबीएस वाला पॉइंट है, ठीक है, ये तो हमारा रिकन्सिलेशन का पॉइंट है, लेकिन वी नीड टू वेरीफाई कट बैंड स्टील सेपरेटली एंड स्क्रैप सेपरेटली। तो देखो जो इस कई बार क्या होता है ना, साइट वाले लोग क्या करते हैं, स्क्रैप के अंडर ही इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ सारे स्टील को डाल देते हैं, बट उसमें से बहुत सारी स्टील ऐसी होती है जो रीयूजेबल होती है आपकी, है ना। तो जो एक मिनिमम क्राइटेरिया कि कितने फिट से ऊपर की स्टील को हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, वो हमें देखना है कि वो स्क्रैप के अंदर कंसिडर तो नहीं की हुई इन्होंने, उसका सेग्रीगेशन, उसका स्टोरेज सेपरेटली है या नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कंफर्म कस्टडी मेटल लाइंग एट स्टोर्स वर्सेज एट द सब कॉन्ट्रैक्टर यार्ड। कस्टडी कंफर्म करना होता है कि कितना रिस्क है, जो स्टील है वो हमारे पास हमारे कंट्रोल में है या किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के यार्ड पर पड़ा है। कई बार जो हम कट बैंड करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर के यार्ड पर स्टील स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पर देखना है कि 100% ऑफ द स्टील वहीं पर स्टोर करके रखी हुई है, या जितना कट बैंड हमें करवाना होता है हम उतना खाली इशू करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें वैलिडेट करना होता है स्टील के लिए। सीमेंट की बात करते हैं तो बैग सीमेंट है तो कंपेरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि हम बैग काउंट कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड जो वेट है आपको पता ही है 50 kg का होता है, और डेट वाइज रिसीट के साथ हमें बस उसको कंफर्म कर लेना है, जो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर हम साइलो की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी डिप मेजरमेंट या लोड सेल रीडिंग टेक्निक होती है। डिप मेजरमेंट में साइलो के ऊपर चढ़ के वहाँ पर डिप में एक मेजरमेंट जो आपका वो रहता है, इक्विपमेंट रहता है, आप उसको डिप करके देखते हैं कि कितना अंदर तक वो गया है, देन उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली एक थियोरेटिकल मेजरमेंट निकाल लेते हैं। लोड सेल रीडिंग टेक्निक एक यानी आपकी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है, जहाँ पर आप वो लेज़र के से ये एनालाइज करते हो एक इक्विपमेंट से, लेज़र की हेल्प से, कि कितनी डेंसिटी तक या कितनी हाइट तक जो साइलो है उसमें अंदर से फोर्स आ रही है मेटल की, जिससे कि हमें पता चल पाए कि वो कहाँ तक फिलअप हो रखा है। तो यानी आइदर ऑफ द जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो जिस टेक्निक से वो साइट वैलिडेट करती है, उनके पास क्या अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से मेजरमेंट करना है, दैन उसको कन्वर्ट कर लेना है मैट्रिक या केजी में, जिस हिसाब से भी हमने करना होता है, एंड उसको क्रॉस चेक कर लेना है साइलो के कैपेसिटी चार्ट के साथ। तो साइलो का कैपेसिटी चार्ट रहता है कि अगर साइलो इतना फिलअप हो रखा है तो उसमें कितनी क्वांटिटी होगी, 30% फिलअप है तो कितनी क्वांटिटी होगी, यानी उनका ऐसा मार्किंग कुछ ना कुछ रहती होगी, उसके हिसाब से हमने उसका मेज़रमेंट को निकाल लेना है सीमेंट का। वेरीफाई स्टोरेज कंडीशन, एक्सक्लूड डैमेज और हार्ड एंड बैग्स फ्रॉम यूजेबल स्टॉक। सीमेंट के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि सीमेंट एक ऐसा मेटल है जो ख़राब हो सकता है ना। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसमें आया तो वो आपका पूरा सीमेंट का बैग ख़राब हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली जितना भी स्टोरेज है वो सब ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि स्टोरेज कंडीशन सही है या नहीं, सील पैक है या नहीं है, वहाँ पर मॉइस्चर का कोई कंसर्न तो नहीं है। और हमें ये चेक करना है कि जो हार्ड एंड बैग है, यानी जिसमें सीमेंट हार्ड हो चुका है, वो भी यूजेबल स्टॉक के साथ रखा है या सेपरेटली रखा हुआ है। स्टैकिंग हमें स्टील में भी अकॉर्डिंगली चेक करना था कि ओपन एरिया में रखा है या कवर्ड में रखा है। ठीक है, रिकनसाइल कंजम्पशन अगेंस्ट द अप्रूव कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन एंड पोर कार्ड्स। तो जैसे कि हमने बात किया था कि वही जो कंजम्पशन रिकॉर्ड वो कर रहे हैं, तो उसको हम सैम्पल बेसिस पे चेक कर लें कि भैया जो स्टैंडर्ड वो ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड सही है या नहीं है, और जितना कंजम्पशन उन्होंने दिखाया है वो कंजम्पशन हमारा आरएमसी के साथ मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, बल्क मटेरियल की बात करते हैं, सैंड एग्रीगेट या जो अदर रॉ मटेरियल रहता है, तो सबसे पहले तो स्टॉक पाइल के जो डायमेंशंस होती हैं वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, LWH उसका हो गया, LBH हो गया उसका, एंड अप्लाई द अप्रोप्रिएट कन्वर्जन फैक्टर टू अराइव एट क्वांटिटी। तो उसके वॉल्यूम निकालने के बाद देन हमें क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमें जो सर्वेयर होता है उसकी हेल्प लेनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं।
फॉर लूज हिप्स फैक्टर इन बल्किंग एंड कॉम्पैक्शन यूज ड्रोन और लेज़र मेजरमेंट्स फॉर लार्ज स्टॉक पाइल्स वेयर अवेलेबल। तो जहाँ पर लूज हिप्स हैं तो वहाँ पर हमें फैक्टरिंग लगानी है बल्किंग की, कॉम्पैक्शन की, है ना। मतलब वो आपको सर्वेयर की हेल्प से, देखिए जो ये अपना जो बल्क मेटल रहेगा यहाँ पर हमें सर्वेयर की हेल्प लगेगी ही लगेगी, उनकी हेल्प के बगैर यहाँ पर वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। उस इक्विपमेंट के बगैर आपको इनका मेजरमेंट निकालना पॉसिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई विद डंपर ट्रिप काउंट एंड एवरेज कैपेसिटी पर ट्रिप सिंस द लास्ट वेरिफिकेशन। तो ये हम वहाँ की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हम मंथली या क्वार्टरली ऑडिट कर रहे हैं, तो जहाँ पर हमने प्रीवियसली फिजिकल वेरिफिकेशन किया हुआ है, दैन उसके बाद कितना मेटल आया और कितना मेटल गया, उसके हिसाब से कितना मेटल होना चाहिए था, वहाँ से हमें क्रॉस वेरीफाई हमें हमेशा करना चाहिए कि वहाँ पर कोई मेजर वेरिएंस तो नहीं आ रहा है। सेग्रीगेट स्टॉक बाय सोर्स और ग्रेड वे मल्टीपल एग्रीगेट्स आर स्टोर टुगेदर। तो डेफिनेटली ये तो होना ही चाहिए, ग्रेड वाइज आपका जो एग्रीगेट है वो स्टोर होना चाहिए, है ना। 10, 20, 40 जिस हिसाब से भी है वो अलग अलग आपका स्टोर होना चाहिए, और होता भी है, क्योंकि हर किसी के डायमेंशंस और जो मेजरमेंट आएंगे वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग आएंगे। मैकेनिकल एंड स्टोर आइटम्स, तो ये हमारा ट्रेडिशनल वेरिफिकेशन है नॉर्मली, जहाँ पर फिजिकल टैग को हमें मैच करना है आइटम्स, वहाँ पर जो असेट रजिस्टर है बाय सीरियल नंबर और असेट कोड। तो यानी जो टैगिंग, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि टैगिंग हो रखी है आइटम्स पे या नहीं हो रखी। देन जिस आइटम पे टैगिंग हो रखी है, हम बात करें कि जिस वार्डरोब या जिस स्टोरेज यूनिट में टैगिंग हुई है, उस यूनिट के अंदर सेम मटेरियल है या दूसरा भी मटेरियल उन्होंने डाला हुआ है, तो ये चीज़ हमें इंश्योर करनी होती है। उसकी कंडीशन वैलिडेट करनी होती है कि वर्किंग कंडीशन में है, नॉन वर्किंग कंडीशन में, अंडर रिपेयर है, ठीक है। लोकेशन उसकी साइट पर है, स्टोर पर या सब कॉन्ट्रैक्टर के पास है, तो ये चीज़ें हमें वैलिडेट कर लेनी चाहिए। वेरीफाई कंज्यूमेबल्स स्पेयर्स फ्यूल लुब्रिकेंट्स बाय काउंट अगेंस्ट इशू रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसको हमें काउंट कर लेना चाहिए कि जो कंज्यूमेबल्स हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं, रीयूजेबल नहीं है, उनकी काउंटिंग कर लेनी है इशू रिकॉर्ड्स जाने के बाद, यानी जो इशू आपका हो गया उसके बाद क्लोजिंग मेटल क्या बचा है वो हमें चेक करना होता है। कंफर्म आइटम शोन एज इशूड आर फिजिकली डिप्लॉयड, नॉट आइडल और मिसप्लेस्ड। ये हमें चेक कर लेना है कि जो भी आइटम हमने इशू दिखाया है, एक बार ये हमें रीचेक कर लेना है कि वो एक्चुअल में साइट पे जाके कंज्यूम हुआ है या मिसप्लेस हो गया है, और या वो यूज़ की कंडीशन में नहीं था इसलिए बस इशू डाल दिया है उन्होंने। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, ये रिकन्सिलेशन से पता चलती हैं। फिर चीज़ें जब हम रिकन्सिलेशन करते हैं तो वहाँ से ये तो चीज़ें पता चलती हैं कि भाई हो सकता है साइट पे एक्सेस कंजम्पशन हो गया या साइट पे कंज्यूम ही नहीं हुआ बट इशू दिखा दिया, तो ये सब चीज़ें वहाँ से के बारे में करनी चाहिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं, हमने देखो सबसे पहले डाटा गैदर कर लिया था, उसके बाद हमने हर मटेरियल वाइज देख लिया कि कैसे उसको हमें फिजिकली वैलिडेट करना है। अब हम बात करते हैं कि जो वेरिएंसेस आए हैं उनका एनालिसिस क्या करना है और रिकन्सिलेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले फिजिकली काउंट किया हमने, मेटल को मेज़र किया उस आउट साइड पे, देन हमें बुक स्टॉक के साथ उसको कंपेयर कर लिया, देन हमने वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पर शॉर्टेज या एक्सेस आई थी वर्सेस बुक क्वांटिटी। अब हमें किससे चेक करना था इसको, पेंडिंग जीआरएन से, पेंडिंग इशू स्लिप से, इन दोनों चीज़ों के साथ अगेन रिवैलिडेट हमें कर लेना है। देन उसके बाद जो हमारे वेरिएंसेस आएंगे दोज विल बी जेन्युइन वेरिएंसेस, और वहाँ पर हमें ये देख लेना है कि वो टाइमिंग गैप की वजह से खाली है या फिर कोई एरर है, ठीक है। मतलब एरर का मतलब आई मीन टू से एक्सेस कंजम्पशन है, थेफ्ट है या कुछ और रीज़न है, तो ये चीज़ें हमें एनालाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करना है और क्लोज करना है, ठीक है। कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस क्या हो सकते हैं, तो ये मतलब क्यों क्यों वेरिएंस आ सकता है, ऑल्दो हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। देखो सारे जो भी वेरिएंसेस आएगा वो लॉस नहीं होगा, हम ये नहीं बोल सकते कि वेरिएंस आया तो कंपनी का लॉस है। हमें ये देखना है कि कोई पेंडिंग जीआरएन तो नहीं है बुक करने के लिए, कि मेटल साइट पर आ गया हो बट सिस्टम में एंटर ना किया हो, इसको वैलिडेट हम कर लें। कोई इशू स्लिप ऐसी तो नहीं है जो अकाउंटेड नहीं हुई है अभी तक, कि हमने मेटल साइट पे इशू कर दिया था लेकिन हमने कंजम्पशन अभी तक चढ़ाई नहीं। कंजम्पशन नहीं चढ़ाई है तो मुझे बुक से स्टॉक हमेशा ज़्यादा दिखेगा, इन्फ्लेट दिखेगा। 100 में से 10 आइटम मैंने इशू कर दिए थे लेकिन अभी चढ़ाए नहीं है, तो मुझे तो 100 ही दिखाएगा बुक में, बट साइट पे जब मैं वैलिडेट करने जाऊँगा तो 90 दिखाएगा। तो ये मेरा लॉस नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ टाइमिंग गैप, है ना। पिलफ्रेज और थेफ्ट, तो ये एक मेरी चीज़ हो सकती है कि अब जो अनएक्सप्लेन्ड शॉर्टेज है जहाँ पर जीआरएन और इशू स्लिप्स वाली चीज़ नहीं कंसिडर हो रही हैं, मेटल ट्रांसफ़र वाली चीज़ हमने कंसिडर कर ली वो भी कंसिडर नहीं हो रही है, उसके बाद जो बच गया वो आपका हो गया अनएक्सप्लेन्ड शॉर्टेज, ठीक है, जहाँ पर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिला, तो उनको हम बोलते हैं थेफ्ट या पिलफ्रेज। एक देखो थेफ्ट में और वेस्टेज में दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। थेफ्ट हो गया कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा, अनअकाउंटेबल है,
और वेस्टेज इज अकाउंटेबल, है ना, कि हमें पता है कि भैया यहाँ इशू हुआ था, ये काम दोबारा करना पड़ा है, या यहाँ पर स्टैंडर्ड से ज़्यादा मेटल कंज्यूम हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, उसके भी फिर अगेन वो डेट्स अ मैटर ऑफ एनालिसिस कि क्यों हुआ था ऐसा। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस रहेगा। वेस्टेज क्या रहेगा, आपका वर्कमैनशिप का इशू रहेगा, एंड थेफ्ट क्या रहेगा, ये आपका सिक्योरिटी का इशू रहेगा। यूनिट ऑफ मेजर, इसके बाद वेस्टेज बियॉन्ड नॉर्म्स आ गया कि कंजम्पशन जो आपकी हो रही है वो अप्रूव नॉर्म से ऊपर हो रही है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एरर हो सकता है कई बार, इसके चांसेस कम होते हैं लेकिन हो सकता है। सीमेंट को हो सकता है केजी में रिकॉर्ड किया हो और हमने मैट्रिक टन कंसिडर कर लिया हो, या मैट्रिक टन में रिकॉर्ड किया हो हमने केजी में कंसिडर कर लिया हो। स्टील में ऐसा हो सकता है, मतलब हमें ये देख लेना है, कई बार जो बल्क मेटल रहता है वो कई बार वॉल्यूम में रिकॉर्ड होता है और कई बार वेट में रिकॉर्ड होता है। तो वो देख लेना कि क्यूबिक मीटर में रिकॉर्ड हुआ था तो क्या वो कन्वर्ट हो गया है या कुछ वेट में, मतलब वो यूएम के एरर भी हो सकते हैं। तो हमेशा फाइनल रिपोर्ट निकालने से पहले ये चीज़ हमें वैलिडेट कर लेनी चाहिए कि यूएम में कोई मिसमैच तो नहीं है, परचेज दूसरे यूएम में हो रहा है, इशू दूसरे यूएम में हो रहा हो, फिजिकल काउंट हमने अलग यूएम में किया हो। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें देख लेनी चाहिए। देन अनअप्रूव्ड कंजम्पशन, मेटल यूज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और रिकॉर्ड, मतलब वो कंज्यूम हुआ है, वो थेफ्ट नहीं है लेकिन अनऑथराइज था, उसका किसी ने अप्रूवल नहीं दिया। वेस्टेज क्या हुआ, अप्रूवल के साथ कंज्यूम किया, एक्सेस कंज्यूम किया। थेफ्ट क्या हुआ कि वो मेटल अवेलेबल ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ गया। तीसरा हो गया अनअप्रूव्ड कंजम्पशन के उसकी अथॉरिटी नहीं थी या किसी ने इशू स्लिप साइन नहीं की थी लेकिन साइट पर कंज्यूम कर लिया ड्यू टू अर्जेंसी, ड्यू टू एनीथिंग, ठीक है, वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, अर्जेंसी थी, जो भी रीज़न था वो उन्होंने यूज़ कर लिया बट उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जब भी हमारी फाइनल रिपोर्ट आए या जब भी फाइनल रिपोर्ट का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन का जब हम फाइनल आउटपुट दें तो वहाँ पर ये इन्हों में से ही कोई आपका रीज़न वहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। वेरिएंसेस का जब आप रीज़न लिखें तो आगे रिमार्क्स में लिखें कि ये पेंडिंग जीआरएन की वजह से है, या ये पेंडिंग इशू स्लिप की वजह से है, या ये थेफ्ट है, या ये एक्सेस वेस्टेज है, या यूएम एरर है, या ये अनअप्रूव्ड कंजम्पशन है। यही 6 क्राइटेरिया हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई। डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग, सब जब जो भी हमारी फाइंडिंग आती है उसके अंदर ये बेयर मिनिमम है, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। सबसे पहले हमारी जो पहला कॉलम रहना चाहिए वहाँ पर हमारा आइटम कैटेगरी और लोकेशन रहेगा कॉलम वाइज। दैन उसके बाद उसकी बुक क्वांटिटी क्या आ रही थी यानी जो स्टॉक का लेजर था, दैन उसकी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने वैलिडेट की है। एंड अगेन ये सबको ये अंडरस्टूड है कि जब भी हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं कोई मटेरियल को तो वो साइन ऑफ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट साइन ऑफ उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप कितना भी डिफरेंस लेके आ जाना, लास्ट मोमेंट पर फाइनल टेबल पर वो आपकी फाइंडिंग्स को वहाँ से उड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उस फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर आपने कंसर्न पर्सन के साइन ही नहीं लिए। तो फिजिकल काउंट के लिए वी नीड टू कनेक्ट विद द स्टोर्स पर्सन, वी नीड टू कनेक्ट विद द क्वालिटी पर्सन कि सर आप एक कंसर्न अप्रूव पर्सन दीजिए हमें जो कि अकाउंटेबल रहेगा जो भी वेरिएंसेस आएंगे उसके लिए। जो भी हम फिजिकल वैलिडेट करेंगे वहाँ पर ऑडिटर के सिग्नेचर और जिसने आपको वैलिडेट करवाया उसके सिग्नेचर, एंड जो भी एचओडी रहेगा उसके सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वेरिएंसेस जो भी आ रहे हैं उसका क्वांटिटी एंड वैल्यू लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, एंड कितना परसेंट वेरिएशन है वो हमें लिखना चाहिए वहाँ पर। सपोर्टिंग एविडेंस रिव्यूड, फिर हमें ये लिखना है कि हमने उसको वैलिडेट करने के लिए और क्या डॉक्यूमेंट रिव्यू किया, यानी जो कि हम बात कर रहे थे कि जीआरएन है, इशू स्लिप है या कुछ और ट्रांसफ़र चलान है। देन हमें वहाँ मेंशन करना है प्रॉबेबल कॉज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस रीज़न से वो आपको लग रहा है हुआ है, कि टाइमिंग गैप था या रिकॉर्डिंग एरर है या वेस्टेज है या अनएक्सप्लेन्ड शॉर्टेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किसकी है। देन उसके बाद रिकमेंडेशन एंड करेक्टिव एक्शन, तो अगर टाइमिंग गैप है या रिकॉर्डिंग एरर है तो वहाँ बोल देंगे करेक्शन करो या प्रोसेस में इम्प्रूव करो। वेस्टेज है या अनएक्सप्लेन शॉर्टेज है तो वहाँ पर हम बात कर अनएक्सप्लेन शॉर्टेज है तो वहाँ पर हम बात कर देंगे राइट ऑफ करो, और हम बात करेंगे वहाँ पर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो, प्रोसेस को और इम्प्रूव करो। तो ये चीज़ें हमने जो डिसाइड यहाँ पर आज अंडरस्टैंड करी हैं, तो उससे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आती हैं हमारे सेशन की फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वो हमेशा वी हैव टू मेक श्योर कि हम वी शुड प्लान बिफोर काउंट, है ना। सबसे पहले ऐसा नहीं कि सीधा जाके लेज़र निकाला और चलो जी फिज़िकल वेरिफिकेशन जाके पेल देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले प्लान करना है, कट ऑफ डेट को फाइनलाइज करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फिज़िकल करने के लिए। टीम को असाइन करो, कट ऑफ डेट को देखो, स्कोप देखो, इशू और रिसीट को फ्रीज़ करो, स्टोर को बोल दो कि भाई अभी जब तक हमारा फिजिकल नहीं हो रहा कोई रिकॉर्ड में चेंज ही नहीं होना चाहिए। अगर उनका चेंज हो रहा है तो आप वो डाटा अपने पास निकाल के रखो, और उसके बाद हमें हर चीज़ को वैलिडेट करना है, एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। फिजिकली ऑब्जर्व करो, मेज़र करो,
जस्ट ऐसा ये मत सोचो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने देखा कि स्टॉक में उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर 100 नंबर्स ऑफ आइटम अवेलेबल हैं, चलो मान लेते हैं इतना ही होगा, उसको वैलिडेट करो। ठीक है, स्टील में टैगिंग हो रखी है, बट चेक कर लो कि बंडल में जितनी स्टैंडर्ड बार होनी चाहिए उतनी है भी या नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। रिकनसाइल विद डॉक्यूमेंट्स, जो भी वेरिएंस आएगा उसको ट्रेस करना है पेंडिंग GRN इशू स्लिप और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के साथ बिफोर फ्लैगिंग इट। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, रिकॉर्ड द मेथड यूज़। ठीक है, हमने किस तरीके से चेक किया, कहाँ कहाँ चेक किया, किसके साथ चेक किया, वो सब चीज़ रिकॉर्ड करना है। क्वांटिटीज़, फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब हम स्टैकिंग की बात करते हैं कि प्रॉपर स्टैक था या नहीं था। इस फोटोग्राफ लो उस मटेरियल के। एंड साइन ऑफ फ्रॉम द स्टोर साइट रिप्रेजेंटेटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइन ऑफ। ठीक है, साइन ऑफ के बगैर सारा आपका जो वर्किंग है वो वेस्ट हो जाएगा। सो अब इसमें अगर आप लोग अपनी साइट्स पे फिज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं तो अच्छा है। अगर अभी तक किसी ने फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं किया तो आप जिस साइट पर भी हैं वहाँ पर आई रिकमेंड कि आप कमिंग जो भी डेज़ हैं वहाँ पर सैम्पल बेसिस पर कुछ आइटम का फिज़िकल वेरिफिकेशन ज़रूर करें। GTL आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आपको आइडिया होगा कि कौन सी साइट पे हम क्या असाइनमेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई असाइनमेंट ऐसा है जहाँ पर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, जहाँ इस चीज़ को किया जा सकता है, ऑल्दो ये हमारे हो सकता है कि मेन स्कोप का पार्ट ना हो, बट जस्ट फॉर वैलिडेशन पर्पज़ एंड टीम लर्निंग पर्पज़ अगर वो कुछ सैम्पल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल काउंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ ऑर्डर दैम एंड अलाउ दैम टू इनिशिएट दैट प्रोसेस। मैंने ना एक लिंक भेजा है आपको, ओके सर, उसमें प्री पेमेंट वाला मैं तो बोल रहा हूँ, वो तो हर महीने कर सकते हैं। हाँ जी, तो जहाँ हो रहा है वहाँ ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा है हमारी टीम में अभी जो अटेंडीज़ हैं जिन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन कभी नहीं किया है, तो उनके लिए एटलीस्ट अभी